हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन का पेपर। इसका एग्जामिनेशन आपका 2019 में हुआ था और इसकी जो वैकेंसी आई हुई थी फ्रेंड्स, वो आई थी 2016 में। इसके पहले आप लोगों ने हमारे साथ 46 वाला जो वैकेंसी था उसके पेपर को आप लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग सेकेंड पेपर 47 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एक पेपर और बचेगा 50 वाला। ठीक है, तो एडीबीटी 50 उसको भी हम जल्द ही चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है जो बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित था आप सभी लोगों के लिए, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो वो सारा जो संशय था वो दूर हो गया है, एग्जामिनेशन होगा। और जो आपका सोशियोलॉजी वाला पेपर है वो 16 अप्रैल को लगा हुआ है सेकेंड मीटिंग में। ठीक है, लगभग 2:30 से 4:30। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर होगा। तो आप सभी लोग जो पेपर हैं अदर एग्जामिनेशन के, जो स्टेट के जो पेपर हुए हैं उन पेपरों को, हायर एजुकेशन के जो ये 3 पेपर हुए हैं जिस परीक्षा को आप लोग देने जा रहे हैं, उस पेपर को रिवाइज करके जाना है। जो एनटीए नेट के पेपर हुए हैं प्रीवियस, उनको देख करके जाना है। बाकी संस्थान में जब से ये वैकेंसी आई हुई थी तब से लगातार इसके समस्त सिलेबस पे क्लासेज और लगभग 2.5-3 सालों से लगातार वीकली टेस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों की प्रैक्टिस करवाई गई है। और जो अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको निःशुल्क सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। उन सभी के लिए यह पेपर बहुत ही उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे साथ डिस्कस करते हैं यूपी हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन की परीक्षा 47 उसके पेपर को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है या किसने कहा है। ठीक है, तो समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है या किसने कहा है, तो स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्ट या मैकाइवर। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा था, ये कहा था अगस्ट कॉम्ट महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है, खेड़ा, गुम्पू, भूतरा, घोष या ग्राम। तो फ्रेंड्स, जो वाल्मीकि रामायण में जो पुराने जो पूर्वज थे उसमें जो घोष और ग्राम के नाम से ये आपका जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक दरज्जा क्या अर्थ है। ठीक है, तो सामाजिक दरज्जा या दरवाजा का क्या अर्थ है, समूह में व्यक्ति का स्थान, प्रथागत सम्मान, व्यक्ति से अपेक्षा या व्यवसाय की प्रकृति जो पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो सामाजिक दरज्जा का जो अभिप्राय है वो है समूह में व्यक्ति का स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्न वर्ग संस्कृत का एक उदाहरण है, तो जो निम्न वर्ग संस्कृत का उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, प्रति संस्कृति, परिसंस्कृति, उप संस्कृति या प्रभुत्व संस्कृत। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो सी वाला है उप संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है। तो 2 प्रकार की भूमिकाओं की बात की है, किसने ये बांटा है, तो ये बांटा है फ्रेंड्स, भूमिकाओं से रिलेटेड जो अध्ययन किया था वो किया था SF नोडल जी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ग्राम, जो वैश्विक ग्राम का विचार है वो किसने दिया था, एंथोनी गिडिंग्स, मार्शल मैकलुहान, इमैनुअल वालस्टीन या ऑनिटॉट। तो फ्रेंड्स, जो वैश्विक ग्राम का जो विचार दिया था वो किसने दिया था, मार्शल मैकलुहान ने। बल्कि अगर यहाँ पे दे देगा वैश्विक शहर का विचार किसने दिया, सेम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे ग्राम है, वहां पे क्या हो जाएगा, जो है ग्लोबल सिटी। ठीक है, ये ग्लोबल विलेज है और वो ग्लोबल आपका जो है क्या हो जाएगा, सिटी। तो अगर मान लीजिए कि दे देता है वैश्विक शहर की का विचार या वैश्विक शहर की अवधारणा किसने दी है फ्रेंड्स, तो उसको लर्न करके रखिएगा, सस्किया सासेन जी का नाम आता है उसमें। तो ये भी साथ ही साथ लर्न करके रखिएगा, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो जब कोई चीज सेम होती है तो मैं सोचती हूँ कि एक बार जरूर वो क्लियर हो जाए ताकि वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो वैश्विक ग्राम आपका मार्शल मैकलुहान, वैश्विक शहर अगर पूछा जाएगा तो सस्किया सासेन, लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि संदर्भ समूह की अवधारणा जो दी गई थी, आपका रेफरेंस ग्रुप, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, मुजफ्फर सैरिफ, हर्बर्ट हाइमैन या जो है हर्टन योंग हंट या मॉरिस जिन्सबर्ग। तो इसमें जो है आपका संदर्भ समूह की जो अवधारणा सर्वप्रथम दी गई थी फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा दी गई थी, हर्बर्ट हाइमैन। ठीक है, तो हर्बर्ट हाइमैन जी का नाम इसमें आ जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया। ठीक है, तो सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, वो किया था मैलिनोवस्की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या होता है वहां पे चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य जो विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे यानी क्रॉस कजिन मैरिज की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 40 नंबर, एक बुक दी गई है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर्टिस जहोदा एवं अन्य गुडे एवं हार्ट बोगार्डस या पीबी यंग। तो फ्रेंड्स जो रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस है वो किसकी पुस्तक है? वो है सर्टिस जहोदा एवं जो अन्य है अदर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, लोगों अथवा समूहों की गतिविधियों का निम्न स्थितियों से उच्चतर पर पहुंचना निम्न में से क्या कहा जाता है? ठीक है। तो लोग या समूह जो होते हैं वो अपनी गतिविधि यानी जो है गतिविधियों के माध्यम से जो निम्न स्थिति में रहते हैं वो उच्चतर पर पहुंचने की जो काबिलियत रखते हैं उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो अनुलंब गतिशीलता, क्षैतिज, अधोमुखी या उन्नतशीलता। तो फ्रेंड्स इसको उन्नतशीलता कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता क्या दर्शाती है? ठीक है। तो अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता की बात हो रही है, वो क्या बताती है? एक ही पीढ़ी में जो गतिशीलता पाई जाती है, पीढ़ियों के बीच में जो गतिशीलता होती है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो अंतर हो गया, ठीक है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता की बात हो रही है, तो पीढ़ियों के बीच में जो गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो संस्थागत आपका विषमता है इसमें कौन इसको देख रहा है? डेविस व मूर, पार्सन्स या जो है मर्टन या सोरोकिन, ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देख रहा है? इसको बताना है हमें, डेविस व मूर, पार्सन्स, मर्टन या सोरोकिन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेविस व मूर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निजाति पद्धति की विषय वस्तु है सामाजिक घटनाओं का अर्थ अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ क्या होते हैं? संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं। वे माध्यम जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं, या उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट होगा निजात पद्धति यानी एथनोमेथनोलॉजी की बात हो रही है, इसमें जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या है जो अर्थ है वो संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? गिडिंग्स, मिशेल फूको, जॉर्ज रिटजर या रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये जो पुस्तक है ये रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? ठीक है। तो वह कौन सा परिवर्तन का जो प्रतिरूप है सुझाव दे रहा है कि परिवर्तन वो क्या है? संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। तो उद्विकास, चक्रीय विकास, द्वंदात्मक उद्विकास या प्रगतिशीलता। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका है द्वंदात्मक उद्विकास हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक जो अध्ययन है उनको कालक्रम के अनुसार बताइए, ठीक है। तो यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो आपका है उसमें बताना है कि कौन पहले है, फिर किसकी थ्योरी है, फिर किसकी है, ठीक है। तो ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहता है, तो इसको लर्न करके अच्छे से चलिएगा। इसमें जो आपका राइट हो जाएगा वो होगा कार्ल मार्क्स सबसे पहले, फिर मैक्स वेबर, यानी कि 1 पे आपका कार्ल मार्क्स, 2 पे मैक्स वेबर और 3 पे रॉबर्ट लिंड और 4th नंबर पे CW मिल्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस क्रम में लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसने यह तर्क दिया कि जो प्रत्याशित सामाजिकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? ठीक है। तो प्रत्याशित सामाजिकरण जो है वो किसके द्वारा होता है? प्रत्याशित संदर्भ समूह के व्यवहार के कारण होता है। तो H.H. हाईमैन, मर्टन, कूले या मीड। तो इसमें किसका राइट हो जाएगा ये बताना है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा R.K. मर्टन जी का। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की थी? तो मैकाइवर, सोरोकिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आगबर्न। तो इसमें आपका आगबर्न करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी। नाडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसका एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? तो नॉडल के अनुसार उन्होंने क्या बताया था? परिस्थिति व्यवस्था, भूमिका व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या जैव की व्यवस्था। तो अभी मैंने बताया कि नॉडल ने किस पे ज्यादा वर्क किया? भूमिका व्यवस्था, ठीक है। तो
आपका जो ऑप्शन बी है ये राइट हो जाएगा, भूमिका व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने दिया था? दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन या स्पेंसर? तो फ्रेंड्स इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो किस पर देगा? समष्टि स्तर सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे, या व्यष्टि स्तर के सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे, या सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया पे, या सभी पे? तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ए और बी में कि क्या होगा, तो इसको लर्न करके रखिएगा जो ऑप्शन बी है, यानी कि व्यष्टि स्तर सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है कि व्यष्टि स्तर क्या है और समष्टि स्तर क्या है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहेंगे जो आपका समष्टि स्तर है इसको मैक्रो लेवल। ठीक है, मैक्रो लेवल जो सोशल इंटरेक्शन है, और जो आपका व्यष्टि स्तर पे है वो है माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो लेवल पे ये जो आपका सोशल इंटरेक्शन है, तो लर्न करके रखिएगा ये जो आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है ये क्या है? माइक्रो लेवल पे है, तो इसको लर्न करके रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में जाके देख लीजिएगा, माइक्रो होगा ना कि मैक्रो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यकृत अन्य, जनरलाइज अदर्स की धारणा किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो सामान्यकृत अन्य और एक थ्योरी इसमें और आ जाती है महत्वपूर्ण अन्य। ठीक है, तो सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? महत्वपूर्ण अन्य अगर पूछेगा तो भी याद करके रखिएगा, जीएच मीड महोदय का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? ठीक है, तो कौन सा लागू होगा ये बताना है। व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्य परक तार्किक क्रिया, ए और बी दोनों, या उक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो हायर एजुकेशन ने माना था वो माना था उद्देश्य परक तार्किक क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करते हैं? उपकरण तर्कड़ा विवेकीकरण की, या साध्य साधन विवेकीकरण की, या भावनात्मक विवेकीकरण की, या पारंपरिक विवेकीकरण की? ठीक है, तो किसकी करेंगे? वो करते हैं उपकरण तर्कणा विवेकीकरण की। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है वो सही होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे उपकरण तर्कणा विवेकीकरण को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रीजन रेशनैलिटी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल रीजन रेशनैलिटी इसमें हो जाएगा। उपकरण तर्कणा जो है विवेकीकरण, तो रेशनैलिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर, उन्होंने अपनी थ्योरी में इसको बताया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी पुस्तक है? द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है? मर्टन, जो है पॉल पॉपर, एसएफ नॉडल, या लेवी स्ट्रास? तो फ्रेंड्स एसएफ नॉडल की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। एक पुस्तक और है द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, वो किसकी है? वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, छोटा सा वर्क है इसी समय, क्योंकि वो मिलजुल रही है, तो और मुझे आशा है कि मेरे सभी अभ्यर्थियों को इसका आंसर पता है, बहुत बार टेस्ट में, और बहुत हाईलाइट पुस्तक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है, ऑप्शन में भी है वो। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा इसको बताइएगा, अच्छा लगेगा कि जब हाँ कि आप लोग भी इसको रिवाइज कर रहे हैं और लगातार जो है वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक फीडबैक के माध्यम से इसको थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, या किसका कथन है? कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, सीमेल, या कोजर? तो बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, किसने कहा है? तो ये कहा था फ्रेंड्स कोजर ने। किसने कहा था? कोजर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एनटीए नेट में पूछा गया, मैंने पेपर सॉल्व करवाया है नेट का, तो वहां पे ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो बाह्य संघर्ष होते हैं वो क्या करते हैं? समूह के अंदर एकता पैदा करते हैं। तो बहुत बड़ी लाइन है ये। ठीक है, जब कोई आफत विपत आती है किसी के ऊपर, तो आप देखे होंगे परिवार में भी लोग क्या होते हैं, परिवार में यहाँ तक कि कभी कभी देखा होगा आपने एग्जाम्पल, किसी गांव में अगर आग लग जाती है तो देखिए पूरा गांव एक हो जाता है पानी लेकर के, है ना? तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, यानी कि जब कोई ऐसी संघर्ष की स्थिति होती है तो वो क्या होता है, यानी कि अगर आपके बगल में पड़ोसी भी आपका दुश्मन है एक बार, तो वो भी पानी डालने के लिए पहुंचता है, तो ऐसे पूरा गांव एकत्रित होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, किसका कथन है? ये कोजन ने कहा था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग, ठीक है, मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है?
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है? यस ओसोवस्की, रेमंड डेरा, जी.एच. कोल या डेहरेनडार्फ। ठीक है, तो किसने दिया है? जो मध्य वर्ग में ये बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डेहरेनडार्फ। ठीक है, तो इसमें आपका जो है डेरेनडार्फ, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में, वास्तविक तथा अवास्तविक, ठीक है, द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया? तो द्वंद्व को भी दो भागों में, वास्तविक तथा अवास्तविक के बीच में विभाजित किया गया है। किसने किया है? कोजर, सीमेल, मार्क्स, डेरेनडार्फ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए? एनटीए नेट का पेपर सॉल्व करके जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए बार बार बताया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन एनटीए नेट से जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? लेविस कोजर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। निम्न में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा था? अल्थूजर, कोजर, कॉलिंस या जो है आपका डेरेनडार्फ। ठीक है, तो तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में किसने देखा है संघर्ष को? तो ये देखा था कोजर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोनों प्रश्न कोजर से रिलेटेड है। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? ठीक है, तो 19वीं सदी के दौरान जो समाजशास्त्रीय चिंतन था उसमें किस अवधारणा का प्रभुत्व था? विकास का, आधुनिकता का, प्रगति का या उद्विकास का? तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो उद्विकास है वो राइट हो जाएगा। वर्ग निर्माण आधारित होता है किस पे? जन्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, समान हितों के आधार पर, उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स समाज हितों के आधार पर क्या होता है? वर्ग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन 63 है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी है? सभी को पता है, C.W. मिल्स की। ठीक है, C.W. मिल्स, सी राइट मिल्स का नाम इसमें आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है कि निम्नलिखित में से किसने सह संबंध उत्तर विधि का उपयोग किया? मैक्स वेबर, डेरेनडार्फ, दुर्कीम, पार्सन्स। ठीक है, तो किसने किया है सह संबंध अंतर विधि का प्रयोग जो है अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में? वो किया है फ्रेंड्स दुर्कीम महोदय ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन 65 है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जो जिसकी मृत्यु क्या है? सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। ठीक है, तो बॉडीलार्ड, उल्रिच बेक, फूको या लियोटार्ड। तो किसने बताया था फ्रेंड्स इसको? ये बताया था जीन बॉडीलार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने 31 से लेके 65 तक के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे सॉल्व किए, और हमें आशा है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर पूरी अच्छे तरीके से लर्न भी हो जाएगा। और इसका जो पार्ट 2 है वो भी हम कल अपलोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। पेपर की अच्छे से तैयारी करिए आप सभी लोग। और जो भी पेपर हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि जो अदर स्टेट के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनको भी सर ने बताया है रिवाइज करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि अदर स्टेट के भी जो महत्वपूर्ण पेपर हैं उनको चैनल पर डिस्कस किए जाएं। तो मैं देखती हूँ अगर समय थोड़ा सा मिल पाता है तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी इम्पोर्टेंट पेपर होंगे उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।